दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसने फाउंडेशन फॉर्म कर दिया था ब्रिटिश अम्पायर का इंडिया में। ठीक है, तो जो हम कहते हैं ना कि प्लासी से पार्टीशन तक जो एरा था वो ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश डोमिनेंस एरा था। वो क्यों था, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ और किसने शुरू किया। ठीक है, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, क्या स्ट्रेटजीज थी, क्या प्लॉटिंग थी और मतलब किसने किसको धोखा दिया, कौन किसकी अलाइंसेस में था। तो इस वीडियो में आज हम ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास टॉपिक, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि ब्रिटिश का जो फाउंडेशन था इंडिया में वो कहाँ से शुरू हुआ और इसके ऊपर हम लोग एक कंक्लूसिव डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और कुछ भी ऐसा मिस नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। डिटेल्ड नोट्स हैं ये यूपीएससी के और इसको पढ़ने के बाद क्लैरिटी तो आ जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको रिपीटेटिवली कुछ सोर्सेज ऐसे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट है, किस वजह से इंपॉर्टेंट है, वो आपको नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अब हुआ क्या था प्रायर टू ब्रिटिश डोमिनेंस कि ब्रिटिश डोमिनेंस से पहले क्या चीज़ें थी, कैसे वर्क करती थी। ठीक है, बंगाल वॉज मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस अंडर द मुगल एम्पायर कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। जो बंगाल था वो मुगल एम्पायर का बहुत प्रॉस्परस और काफ़ी मतलब वेल्दीएस्ट पार्ट मैं बोलूँगा, और आज के टाइम में बांग्लादेश और बिहार उसका पार्ट रह चुके हैं। इट्स अ जियोग्राफिकल लोकेशन, फर्टाइल प्लेन, एडवांस आर्टिसनल इंडस्ट्रीज मेड इट हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैंने जैसे आपको बताया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, वेल्दीएस्ट प्रोविंस मैं बोलूँगा बंगाल को एक टाइम पे। ठीक है, ब्रिटिश डोमिनेंस से पहले बंगाल का जो एक्सपर्ट है वो यूरोप जाता था और बहुत वाइड रेंज के उसके गुड्स थे, जैसे सल्ट पेट्रे जो एक गन पाउडर में यूज़ होता है, इंडिगो, राइस, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल और फाइनली क्राफ्टेड हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये सब बंगाल से यूरोप एक्सपोर्ट होते थे, ये सारे प्रोडक्ट्स और गुड्स। नेक्स्ट, और एक तरह से अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक पोटेंशियल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डेवलप हुआ इस कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से। जो ये कमर्शियल इंटरेस्ट उनका डेवलप हुआ बंगाल में, तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी वजह से डेवलप हो गई। ठीक है, 60% ऑफ ब्रिटिश, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करूं, हाँ ये फिर भी ठीक है, या मैं सिर्फ चलो इसी से करते हैं। 60% ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम एशिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल, मेकिंग इट क्रिटिकल टू देयर ट्रेड ऑपरेशन। तो ऑलमोस्ट 60%। ठीक है, 60% बहुत ज़्यादा होता है और मतलब एशिया का 60% सिर्फ एक बंगाल से आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया से भी नहीं, सिर्फ बंगाल से आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल बना देता है इस प्रोविंस को। 1630s तक इंग्लिश हैड एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल फैक्ट्रीज उन्होंने बना ली थी और उसकी जो लोकेशन थी बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका। ठीक है, ढाका जो है वो ढाका हो चुका है बांग्लादेश में। ठीक, द फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा बाय द कंपनी इन 1690s मार्क द कल्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो जो कैलकाटा है वो 3 विलेजेस से मिलके बना था। पहला था सूतानाती, दूसरा गोविंदपुर एंड थर्ड एंड लास्ट वाज कालीकाटा। ठीक है, इन 3 विलेज से मिलके आज का जो कैलकाटा है वो बना था। डिस्पाइट द मुगल एम्परर ग्रांटिंग कंपनी ट्रेडिंग राइट्स इन एक्सचेंज ऑफ स्मॉल एनुअल, तो मुगल एम्परर ने क्या करा कि वो एक स्मॉल अमाउंट एनुअल ट्रिब्यूट लेता था, जो आज के हिसाब से 3000 रुपीज़ हैं, जो 350 पाउंड में आ जाएगा। लेकिन
ब्रिटिशर्स जो कंपनी थी वो अराउंड 50,000 यूरो एनुअली अपना मैसिव प्रॉफिट जनरेट करते थे। तो एक तरह से मुगल्स को पागल बनाया जा रहा था और ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिटिकल सिनेरियो। हमने लास्ट टॉपिक में पूरा बंगाल का इकोनॉमिक स्टेटस जाना, उस टाइम पे क्या था और क्यों ब्रिटिशर्स इतना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। अब हम जानते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, राइज ऑफ नवाब। ठीक है, हुआ क्या, इन 1700 मुर्शीद कुली खान बिकेम द दीवान। दीवान होता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर, जितना भी सारा रेवेन्यू है देखेगा बंगाल का। ग्रेजुअली टुक द फैक्टो कंट्रोल ऑफ प्रोविंस, और उसने धीरे धीरे पूरा कंट्रोल ले लिया था। हिज रूल कंटिन्यू टिल 1727 एंड वॉज फॉलोड बाय हिज सन इन लॉ सुजाउद्दीन हु रोल्ड 1739। अच्छा, ऐसे हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि 1707 में जो औरंगज़ेब था वो चल बसा था। ठीक है, और उसके डेथ के बाद जितने भी बड़े बड़े प्रोविंस है, जैसे बंगाल है, निज़ाम है और अवध है, ठीक है, मराठा तो वैसे भी उस टाइम पे काफ़ी रेबल थे, और मैसूर है, ये इंडिपेंडेंटली अपना स्टार्ट हो चुके थे काम करना। उनको किसी भी मुग़ल एम्परर की ज़रूरत नहीं थी। तो सुजाउद्दीन जो उसका सन इन लॉ था, उसने मुर्शीद कुली खान के बाद उसका कंट्रोल लिया प्रोविंस का। और जो नेक्स्ट रूलर थे सुजाउद्दीन के बाद, सरफराज खान, वॉज कंसिडर्ड इनकम्पिटेंट। जो सरफराज खान था वो एक तरह से इतना काबिल नहीं था और थोड़ा सा उसको फिज़िकल डिसेबिलिटी भी थी। ठीक है, और उसको आराम से हरा दिया गया और मार दिया गया अलीवर्दी खान ने इन 1740 में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार दिया। और अलीवर्दी खान का जो रूल था 1740 से 1756 तक चला, एंड सक्सीडेड इन repelling repeated Maratha incursion, maintaining region relative peace and prosperity। और कहीं ना कहीं ये मराठाओं को रोकने में काफ़ी बार सफल हुआ था और पीस और प्रॉस्पेरिटी अपने एरिया में इसने मेंटेन किया। ही ऑल्सो स्टॉप पेइंग एनुअल ट्रिब्यूट टू द वीकनिंग मुगल अथॉरिटी इन दिल्ली, और इसने जो एनुअल ट्रिब्यूट था वो भी बंद कर दिया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड बंगाल इंजॉयड अ लेवल ऑफ पीस that the rest of India lagged due to inter-regional conflict, Maratha raid, Jats uprising, external invasion by नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। तो बंगाल के अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत दिक्कतें थी। कोई बाहर से आके अटैक कर रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, कोई मराठाओं की रेड से परेशान है, कोई जाट अपराइजिंग से परेशान है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ बंगाल में नहीं था। और इस स्टेबिलिटी की वजह से कैलकाटा, डेक्का, मुर्शिदाबाद काफ़ी फ्लरिश हुए और एक अर्बन सेंटर के रूप में उन्होंने ग्रो किया। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा रोज ड्रामेटिकली फ्रॉम 15,000 इन 1706 टू 1 लाख बाय मात्र 45 सालों में 15,000 से 1 साल का उनका पॉपुलेशन चार्ट था। ठीक है, हाउ एवर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ट्रेड प्रिविलेजेस एंड टैक्स एग्जेम्पशन कॉज टेंशन विद द नवाब हु व्यूड दीज प्रिविलेजेस एज अ इकोनॉमिक थ्रेट। तो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ती जा रही थी नवाबों के साथ, और वो चाहते थे टैक्स एग्जम्पशंस, ट्रेड प्रिविलेजेस, जिसकी वजह से उनके जो रिलेशन थे नवाब के साथ वो ख़राब होते जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि जब अलग अलग एरा आता है, अलग अलग नवाब का एरा आता है, तो वो अपने हिसाब से काम करना पसंद करता है। पहले वाले ने क्या किया उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने बंगाल की जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो हमने यहाँ से जाना। पॉलिटिकल सिनेरियो जान लिया कि बंगाल मुग़ल एम्पायर से निकल गया, मुर्शीद कुली खान के पास आया पहले। मुर्शीद कुली खान के बाद आपका उसका सन इन लॉ था सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान बहुत वीक रूलर था जिसको मार दिया अलीवर्दी खान ने, और अलीवर्दी खान ने काफ़ी इसको स्टेबिलिटी से बंगाल को बचा के रखा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अलीवर्दी खान एंड द ग्रोइंग ब्रिटिश थ्रेट। अब यहाँ से कहानी पलट जाती है। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का खौफ बढ़ता जा रहा था। सरफराज खान के बाद अलीवर्दी खान ने असेंड किया था पावर। ठीक है, एंड मैनेज कर रहा था दो चैलेंजेस, एक तो इंटरनल स्टेबिलिटी
और दूसरा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ का इन्फ्लुएंस। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ का इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मैनेज करना, लेकिन फिर भी अली वर्दी खान उसको अच्छे से मैनेज कर रहा था। इनिशियली उसने क्या करा, इंग्लिश को परमिट कर दिया फोर्ट विलियम पोर्ट बनाने के लिए। फोर्ट विलियम फोर्ट था, उसकी फोर्टिफिकेशन के लिए परमिट कर दिया एज अ डिफेंसिव मेजर अगेंस्ट द मराठा। उन्होंने बोला कि भैया हमें मराठा परेशान करते तो हमें एक किला बनाने दिया जाए, तो उसने बोल दिया। ही लेटर ग्रीव वरी ऑफ द कंपनीज इंटेंशन पर्टिकुलरली आफ्टर ऑब्जर्विंग देयर मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन दिस सदर्न। और हुआ क्या कि वो बात उसने कर तो दिया अलाउ, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो परेशान हुआ। कारण उसने देखा कि जो ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्फ्लुएंस है सदर्न इंडिया में वो बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है, पॉलिटिकली भी बढ़ रहा है, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, रूल भी करना है, और उनको मिलिट्री इंटरेस्ट भी है, उनको मिलिट्री सपोर्ट करते हैं, अलाइंसेस बनाते हैं और अदर रीजन को हराते, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। डिस्पाइट कंसिडरिंग एक्सपल्जन ऑफ द यूरोपियंस ही डाइड 1756 लीविंग द थ्रोन टू हिज इनएक्सपीरियंस ग्रैंडसन। तो अली वर्दी खान के बाद आए सिराज उद दौला, जो बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस थे और छोटे थे, ठीक है। तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत से ब्रिटिशर्स की इंटेंशंस को फेस किया। और देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चैलेंजेस बिफोर सिराज उद दौला, ठीक है। सिराज उद दौला केम पावर, अली वर्दी खान जब चल बसे और एट द एज ऑफ 20 इनको पावर में आना पड़ा, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हॉस्टाइल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था। इसके पीछे कारण ये कि एक तो ये छोटे हैं, ठीक है। दूसरा, इनके कुछ इंटरनल एनिमीज़ है, जैसे शौकत जंग नवाब ऑफ पूर्णिया, हिज आंट घसीटी बेगम, विडो ऑफ नवाजिश मोहम्मद, पावरफुल जनरल मीर जाफ़र। तो ये तीन, शौकत जंग, घसीटी बेगम और मीर जाफ़र, ये तीनों बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट में थे, ठीक है, इंटरनल एनिमीज़ थे। एंड अ सेक्शन ऑफ हिंदू मर्केंटाइल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट हु डिसअप्रूव्ड हिज इम्पल्जन एंड द अथॉरिटेरियन रूल। और कुछ हिंदू मर्केंटाइल और एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट जो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हायर पोजीशन पे, उन्होंने भी इनका जो अथॉरिटेरियन रूल था उसको डिसअप्रूव किया। कोर्ट ऑफिशियल्स एंड फाइनेंसर्स सच एज जगत सेठ, ओमी चंद, राय दुर्लभ, राय बल्लभ ऑल्सो अपोज। तो ऑलमोस्ट सब लोग इनके खिलाफ थे। क्रिएटिंग फैक्शनाइज्ड एंड अनस्टेबल कोर्ट, तो चीज़ें ख़राब करने पे तुले हुए थे, अनस्टेबल रख रहे थे जानबूझ के, ठीक है। सबको अपना अपना बेनिफिट था। डिस्पाइट दिस सिराज टुक डिसिसिव एक्शन, ही एलिमिनेट शौकत जंग इन बैटल। और शौकत जंग को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया था, घसीटी बेगम को प्रेजेंट कर दिया, मीर जाफ़र को डिसमिस कर दिया, और अपने लॉयल जो थे इनके मीर मदान और मोहन लाल, उनको इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी गई। हाउएवर हिज इनएक्सपीरियंस एंड कन्फ्रंटेशन स्टाइल मेड हिम मोर एनिमीज, लेफ्ट हिम पॉलिटिकल आइसोलेटेड एट अ क्रूशियल टाइम। तो जितना इनको इनएक्सपीरियंस था, मतलब जितने ये एक्सपीरियंस नहीं था, और इनका जो कन्फ्रंटेशन स्टाइल था, मतलब ये कन्फ्रंट करते थे जिस तरीके से लोगों को, इसकी वजह से और बहुत सारे इनके एनिमीज़ बनते चले गए, ठीक है। तो यहाँ तक सिराज उद दौला की कहानी। आगे चलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो अब जब एनिमीज़ बहुत सारे बन गए, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है ना। तो सारे जितने भी एनिमीज़ थे एक के दुश्मन थे और सारे आपस में दोस्त बन गए, और इस दोस्ती की नींव रखी थी ब्रिटिशर्स ने। फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ही होगा। ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अब किंग मेकर बनने वाले थे कि वो अपना एक पपेट बिठाएंगे थ्रोन पे, जो करंट नवाब होगा उसको हटाएंगे, उसको डिफीट करेंगे या उसको मारेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। द बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि प्लासी टू पार्टीशन ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। द बैटल ऑफ प्लासी 1757। प्राइमरी कॉज ऑफ बैटल, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिराज उद दौला एंड इंग्लिश ओवर ट्रेड प्रिविलेजेस पॉलिटिकल। तो प्राइमरी कॉज तो यही था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत हो रही है और उनको ट्रेड प्रिविलेजेस चाहिए, और कंपनी मिसयूज़ कर रही है ट्रेड एग्जेम्पशंस का, ठीक है, जिसको हम दस्तक कहते हैं, और जिसकी वजह से नवाब की ट्रेजरी को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ रहा था, ठीक है।
फर्दरमोर दे फोर्टिफाइड कैलकाटा विदाउट परमिशन, कैलकाटा पर किला बना लिया था बिगर अनुमति के, विदाउट परमिशन, एंड प्रोवाइड शेल्टर टू कृष्णदास, और कृष्णदास जो एक पॉलिटिकल फ्यूजिटिव था, ठीक है, उसको उन्होंने शेल्टर दिया। तो जो कृष्णदास है वो भगोड़ा है, उसको पनाह किसने दी? ब्रिटिशर्स ने। दीज एक्शन एनरेज्ड, तो इसकी वजह से हमारे जो सिराज उद्दौला हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने रिटेलिएट किया, अटैकिंग कैप्चरिंग इंग्लिश सेटलमेंट कैलकाटा में 1756। तो कैलकाटा में जितना भी अटैक हुआ बिफोर बैटल ऑफ प्लासी, वो सिराज उद्दौला ने किया, रिटेलिएट किया। कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आई थी और ब्रिटिशर्स ने फिर रिस्पॉन्ड करा मिलिट्री के थ्रू और फोर्स भेजी रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं बताऊं तो पर्सनैलिटी है ब्रिटिश फाउंडेशन में। इंडिया में जो ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा कनिंग, स्मार्ट, जिसकी वजह जो छोटी सी आर्मी से भी बड़ी बड़ी आर्मीज़ को हरा देता था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैटल फील्ड में तो लड़ ही रहा था, लेकिन ये लोगों को मेंटली भी कैप्चर कर रहा था, इन्फ्लुएंस करता था और अपने साथ अलायंस बनाने के लिए रेडी कर लेता था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव आया मद्रास से और ब्रिटिश की पावर को उसने रखा। क्लाइव थ्रू द डिप्लोमेसी एंड ब्राइबरी, बोला था डिप्लोमेसी और ब्राइबरी, पैसा देके उसने अलायंसेस बनाए मीर जाफ़र के साथ, जगत सेठ, ओमीचंद राय दुर्लभ, ये जो नवाब के कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स थी, ठीक है, इनके साथ उसने रॉबर्ट क्लाइव ने अलायंसेस बनाए। अलायंसेस बनाने के बाद मीर जाफ़र को प्रॉमिस किया कि नवाबशिप मिलेगी। बैटल ऑफ प्लासी हुई 23 जून 1757, 1757, ब्रिटिश डिफीटेड सिराज उद्दौला। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सिराज उद्दौला को हरा दिया, ठीक है। तो यहाँ जब हराया तो काम शुरू हो चुका था, ब्रिटिशर्स को पता चल गया था क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। अभी वो ट्रायल फेज पे थे बैटल ऑफ प्लासी से पहले, वो देख रहे थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते थे, मिलिटरली हेल्प करते थे, अलायंसेस बनाते थे, लेकिन उनको पता चल गया था कि अलायंसेस भी बनाने, डिप्लोमेसी भी करनी है और सबसे ज़्यादा ब्राइबरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, पैसे की भी हो सकती है, थ्रोन की भी हो सकती है। वो किंग मेकर बन चुके थे। द बिट्रेयल बाय हिज ओन कमांडर्स एंश्योर्ड सिराज डिफीट डिस्पाइट हैविंग न्यूमेरिकल सुपीरियर आर्मी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज़्यादा आर्मी होने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए और घूसखोर होना चाहिए, जो घूस देता है और लोगों को अलायंसेस बनाने पे मजबूर करता है। सिराज वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मिरान सन ऑफ मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बेटे ने ऑर्डर दिया सिराज उद्दौला को मार दिया जाए और उनको मार दिया गया, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है ब्रिटिशर्स के बीच में और मीर जाफ़र के बीच में। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उसको नवाबशिप देंगे। तो अब देखते हैं कि नवाबशिप मिली है या नहीं मिली है, मिली है तो किस कारण मिली और मिलने के बाद हुआ क्या। नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर मैथ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया में स्टार्ट हो गया था। मीर जाफ़र को इंस्टॉल कर दिया था पपेट नवाब, ग्रांटेड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिवॉर्ड टू द ब्रिटिश एंड गेव देम जमींदारी। तो उसके रिटर्न में क्या करा उसने? 24 परगना होता है, बहुत सारे विलेजेस को मिला के एक परगना बनता है, ठीक है। तो 24 परगनास की जमींदारी राइट्स ब्रिटिशर्स को दे दिए। तो ही द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रिमेन नॉमिनली अनचेंज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो नॉमिनली अनचेंज था मीर जाफ़र के। द रियल पावर रेस्टेड विद द ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि चेंज हो या ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पावर्स तो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। पर्टिकुलरली रॉबर्ट क्लाइव हु एक्टेड एज अ डी फैक्टो रूलर, डी फैक्टो द रियल रूलर, ठीक है। द बैटल एलिमिनेटेड फ्रेंच एज अ मेजर कंटेंडर इन बंगाल एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री सुप्रीमेसी, ठीक है। तो इस बैटल में फ्रेंच जो एज अ मेजर कंटेंडर से बंगाल के, उनको भी हटा दिया और ब्रिटिश मिलिट्री सुप्रीमेसी का स्टार्ट हुआ, आगाज़ हुआ, बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री सुप्रीमेसी इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो ये सब हुआ। नेक्स्ट